Hey everybody, welcome to Geography Core and in a series जहाँ पर हम क्लास 12 Geography की सेकेंड बुक को समझ रहे हैं. And in today's video, we are going to understand the chapter Planning and Sustainable Development in Indian Context. And previous chapters को you can check out from the description box. And for now, let us begin with the chapter. ठीक है, तो इन द वेरी स्टार्टिंग हमको प्लानिंग के बारे में बता रखा है. प्लानिंग का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है. लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बनानी है, आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन लर्न करनी है अबाउट व्हाट इज़ प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग सिंपली अगर आप अभी पढ़ने बैठे तो आपने प्लान किया होगा कि आज हम सच एंड सच चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कल हम कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, है ना. यू माइट हैव प्लान कि हम ज्योग्राफी को किस तरह से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, है ना. सो हमारा गोल है टू प्रिपेयर फॉर आवर ज्योग्राफी एग्जाम. ठीक है, अब इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए हम करेंगे प्लानिंग. अब इस प्लानिंग में आएंगे 4 स्टेप. पहली चीज़ हमने सोचा हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है ना. फिर हम एक स्कीम को या हम कह सकते हैं एक लिस्ट करेंगे चीज़ों को कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं. एंड फाइनली हम जो है एक टाइम टेबल बनाएंगे कि आज 2 चैप्टर करने हैं, कल 2 चैप्टर करने हैं, परसों 3 चैप्टर करने हैं, है ना. सो इस तरह से हमारी एक स्कीम फॉर्मुलेट हो गई, हमारा एक टाइम टेबल बन के तैयार हो गया. एंड द थर्ड स्टेप इज़ टू इम्प्लीमेंट अ सेट ऑफ एक्शंस. अब हमें क्या करना है, ऐसा थोड़ी ना टाइम टेबल बना के साइड रख दिया. नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट द एक्शन. ठीक है, अब हमें उसी टाइम टेबल के हिसाब से जो है अपना गोल अचीव करना है. आज 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे, कल 2 पढ़ेंगे एंड फाइनली धीरे धीरे करके हमारा जो गोल है दैट इज़ कि हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है वो हम कर लेंगे. ठीक है, सो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ये एक पूरा प्रोसेस था एंड ये जो प्रोसेस था इसी को प्लानिंग कहा जाता है. आई होप नाउ यू कैन कंपाइल द डेफिनेशन. प्लानिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम और प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल. सिंपल सी चीज़ है, किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए जो तैयारी हम करते हैं उसी को प्लानिंग कहते हैं. देयर आर 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग. अब हम क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम एग्ज़ाम की तैयारी या लंच बॉक्स की तैयारी वो नहीं करेंगे यहाँ बैठ के. नाउ इज़ द टाइम कि हम जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इसको समझें. ठीक है, देयर आर 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग. सबसे पहला हो जाता है सेक्टोरल प्लानिंग एंड द सेकेंड वन इज़ रीजनल प्लानिंग. ठीक है, सेक्टोरल प्लानिंग की बात करें तो इट मीन्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स aimed at development of various factors of economy such as agriculture, irrigation, manufacturing, construction, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा. बेसिकली सेक्टोरल प्लानिंग में हम किसी एक सेक्टर को पकड़ते हैं. एग्रीकल्चर ले लिया तो अब एग्रीकल्चर के लिए जो है हम चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, प्लान करेंगे. ठीक है, सिमिलरली लेट्स से इट इज़ अबाउट इरिगेशन. तो इरिगेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हमें निकालनी है, जो भी हमें एक्शंस लेने हैं उसको हम प्लान करेंगे. तो इट इज़ व्हाट वी कॉल सेक्टोरल प्लानिंग. किसी एक सेक्टर को डेवलप करने की जब हम प्लानिंग करते हैं तो दैट इज़ सेक्टोरल प्लानिंग. देन सम एरियाज आर मोर डेवलप्ड एंड फ्यू लैग बिहाइंड. ठीक है, अब क्या होता है, कुछ रीजन्स जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं एंड कुछ रीजन्स बहुत ही ज़्यादा कम डेवलप्ड होते हैं, विच इज़ अ वर्ल्ड नोन फैक्ट. ठीक है, दिस अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ओवर स्पेस necessitates that the planners have a spatial perspective and draw the plans to reduce regional imbalance in development. So ये जो uneven development है, कोई रीजन बहुत डेवलप्ड है, कोई रीजन बहुत कम डेवलप्ड है. So ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो प्लानर्स होते हैं या बेसिकली जो गवर्नमेंट हमारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है उसका काम होता है जो स्पेशियल पर्सपेक्टिव है, स्पेस वाइज जो डिफरेंस है, किसी रीजन में बहुत डेवलपमेंट है, किसी रीजन में बहुत कम डेवलपमेंट है, तो ये जो रीजनल अप्रोच होता है उसी को स्पेशियल बोलते हैं. ठीक है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है ताकि जो रीजनल इम्बैलेंस है 2 जगहों के बीच में विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट उसको घटाया जा सके. ठीक है, ऐसे स्कीम्स लाने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिससे कि जो रीजन कम डेवलप है एज़ कम्पेयर टू द अदर उस पर जो है हमको ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर चीज़ों को डेवलप करना चाहिए ताकि फाइनली जो 2 रीजन्स के बीच में गैप है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके. सो इसको हम बोलते हैं रीजनल प्लानिंग. रीजनल प्लानिंग क्यों, बहुत ही ईजिली समझ में भी आ गया होगा कि हम जब रीजन को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर डेवलपमेंट कम है, अब उस पूरे ही रीजन को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, है ना, उससे रिलेटेड प्लानिंग करेंगे तो वो हो जाता है रीजनल प्लानिंग. यहाँ पर ऐसा नहीं है हम केवल एग्रीकल्चर में ही डेवलपमेंट लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में ही लाएंगे, हम पूरा रीजन डेवलप कर रहे हैं तो उसमें जितने भी एस्पेक्ट आएंगे उन सभी पे ध्यान दिया जाएगा.
ठीक है। होपिंग दैट द डिफरेंस इज क्लियर, सेक्टोरल प्लानिंग में हम एक सेक्टर को देखते हैं एंड रीजनल प्लानिंग में हम एक पूरे रीजन को हर एस्पेक्ट से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नाउ हमको एक छोटे से बॉक्स में बता रखा है अबाउट नीति आयोग। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन वॉज विद द प्लानिंग कमीशन एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, बट ऑन 1 जनवरी 2015 द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। सो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है जो डेवलपमेंट के स्कीम्स लाए जाते हैं, प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, है ना, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्लानिंग कमीशन की एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक है। ये प्लान फॉर्मुलेशन का काम किसका था? प्लानिंग कमीशन का था। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? नीति आयोग से। ठीक है। नाउ नीति आयोग हैज़ बीन सेट अप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वॉल्विंग द स्टेट्स in economic policy making for India, for providing strategic and technical advice to the central and state governments. Then next topic is target area planning. So planning process has to take special care of those areas which have remained economically backward, कि ऐसे रीजन जो कि इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए हैं, उन रीजन्स पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है इन दिस प्लानिंग प्रोसेस, ताकि जो पिछड़े हुए रीजन है वो भी डेवलप हो। सो जो भी रीजन्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। समटाइम्स रिसोर्स रिच रीजन ऑल्सो रिमेन बैकवर्ड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स रिसोर्सेज। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह जहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो डेवलप ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज होने से कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, है ना, अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो करोगे क्या? रिसोर्स का पता ही नहीं है उसका करना क्या है, तो व्हाट यू विल डू, राइट। सो कई सारे ऐसे रीजन जो कि रिसोर्स रिच हैं वो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, बिकॉज रिसोर्स होने से ही कुछ नहीं हो जाता, हमें टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है अदर देन रिसोर्सेज। ठीक है। इन ऑर्डर टू अरेस्ट द एसेंशुएशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज, द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस्ड द टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोचेस टू प्लानिंग। सो देखो, डिस्पैरिटी का मतलब तो आप सभी को पता होगा, विच इज असमानता। ठीक, इक्वालिटी नहीं है, बेसिकली जो दो रीजन है वो इक्वली डेवलप्ड ही नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर अरेस्ट द एसेंशुएशन का मतलब है कि जो डिस्पैरिटी है, जो डिसिमिलैरिटी है ना, जो असमानता है दो रीजन के बीच में, उसको कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। सो टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप, ये दो अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द प्लानिंग कमीशन, ताकि उन रीजन्स पे स्पेसिफिक ध्यान दिया जाए, जिससे होगा क्या, हमारा रीजनल और सोशल डिस्पैरिटी जो है, रीजनल और सोशल असमानता है जो रीजन्स के बीच में, उसको प्रिवेंट किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है। सो टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप कुछ स्पेशल नहीं है, वो सिंपल सी चीज़ है, वो रीजन होंगे, वो ग्रुप्स होंगे जो कि डेवलप नहीं है, वहाँ पर हमें डेवलपमेंट लाना है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, सो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं टारगेट एरिया के। ये एक एरिया ही तो है, कोई एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट पड़ रहा है, तो उसके लिए हमने प्रोग्राम निकाला ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोई डेजर्ट है तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये टारगेट एरिया हो गए ना, किसी एक एरिया को हमने टारगेट किया। ठीक है। Then the small farmers development agency and marginal farmer development agency are the examples of target group program. सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर हम किसी एरिया को नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम किसी एक ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। सो ये टारगेट ग्रुप के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है। In the 8th 5-year plan, special area programs were designed to develop infrastructure in hill areas, northeastern states, ट्राइबल एरियाज़ एंड बैकवर्ड एरियाज़। जिन भी रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं था, ठीक है, डेवलप्ड नहीं था, उसके लिए एक प्लान लाया गया ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान, ताकि हिल एरियाज़ का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, ट्राइबल एरियाज़ का, बैकवर्ड एरियाज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज़ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि नाम से ऑब्वियस है, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया ऐसे हिल एरियाज़ के लिए जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है या कम है। ठीक है। दीज प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स। सो 5th 5-year प्लान के टाइम पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, इनिशिएट किया गया था, जिसमें 15 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया था,
comprising all the hilly districts of UP, present Uttarakhand, then Mikir Hills and North Kachar Hills of Assam, Darjeeling district of West Bengal and Nilgiri district of Tamil Nadu. ठीक है. The National Committee in 1981 recommended that all the hilly areas in the country having height above 600 meter and not covered under tribal subplan be treated as backward hill areas. तो जो नेशनल कमेटी थी उसने 1981 में ऐसा रिकमेंड किया कि जितने भी हिली एरियाज हैं कंट्री के जिनकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है एंड उन रीजन्स को ट्राइबल सब प्लान में इंक्लूड नहीं किया गया है, ऐसे सभी हिली एरियाज को बैकवर्ड हिल एरियाज के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए. These programs aimed at harnessing the indigenous resources of hill areas through development of horticulture, plantation, agriculture, animal husbandry, forestry, village industry, poultry, etc. सो हार्नेसिंग द इंडिजिनस रिसोर्सेज से मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास में है या जितनी भी जानकारी हमको है या जो भी स्किल हमारे पास में है उस सब का यूज़ करके इस एरिया को जो है हम यूज़ करें, जहाँ पर हम वेरियस चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं. लाइक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर किया जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करी जा सकती है ना, लोकल इंडस्ट्रीज़ हम लगा सकते हैं, पोल्ट्री को प्रैक्टिस किया जा सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हिल एरियाज़ में डेवलपमेंट लाने के लिए. ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है हार्नेसिंग द इंडिजिनस रिसोर्सेज, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे पास में जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, जो भी पॉसिबल तरीका है जिससे हम चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, है ना, लैंड का यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, उनको हमें करना चाहिए. ओके. देन वी हैव ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम. तो नेम से ऑब्वियस है कि जिन जगहों पर सूखा पड़ता है, जो भी रीजन्स ड्रॉट प्रोन है उनसे रिलेटेड ये प्रोग्राम लाया गया. ठीक है. इट वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज. ठीक है. तो ये कब इनिशिएट किया गया था? 4th 5-year प्लान के टाइम पे. ठीक है. एंड जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, रोजगार दिया जाए जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया में रह रहे हैं. ठीक है, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ता है. तो ऑब्वियस चीज़ है एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा रंग लाएगा नहीं एंड लोगों को अपनी लाइफ जीने के लिए कुछ डिफरेंट पाथ ढूंढना पड़ेगा. सो दैट इज़ वाई इसका ऑब्जेक्टिव था कि उन लोगों को रोज़गार दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जो कि ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में रहते हैं. Initially, it laid emphasis on the construction of labor-intensive civil work. So, in the very starting जब इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया, जो इनिशियल डेज थे उस टाइम पे इनका मेन काम था, मेन एम था कि लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क को कंस्ट्रक्ट किया जा सके. लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क का मतलब होता है कि हम सोसाइटी के भले के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कोई काम करवाएं एंड सेकेंडली उसमें जो है बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, वाटर की सुविधाएं करना हो गया, तो यहाँ पर लेबर चाहिए ना, ह्यूमन वर्क चाहिए, तभी तो होगा ये सारा काम. रोड अपने आप तो बन नहीं जाएगी, वी नीड लेबर फॉर दैट. ठीक है. सो यही मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क का, कि इनिशियल डेज में इस प्रोग्राम के तहत कोशिश ये करी गई थी ऐसे सिविल वर्क कराए जाए विच आर लेबर इंटेंसिव. इससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही जाएगी एंड सेकेंडली डेवलपमेंट भी हो जाएगा. लेटर ऑन इट एम्फेसाइज्ड ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज. ठीक है. तो इनिशियली तो हमने सिविल वर्क कर लिया, देन लेटर ऑन कोशिश ये करी गई कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाए जाए, क्योंकि भाई सूखा पड़ रहा है ना, एंड इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है तभी जब वहाँ पर इरिगेशन की सुविधा होगी. तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लाया गया, है ना. लैंड को कैसे बेटर बनाए, कैसे यूजेबल बनाए, वो प्रोग्राम्स लाए गए. अफॉरेस्टेशन को प्रैक्टिस किया गया. ग्रासलैंड डेवलपमेंट वॉज एम्फेसाइज्ड. साथ ही जो बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि गांव वगैरह के एरिया में जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए उनकी भी सुविधा करी गई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज. द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज रिव्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोग्राम. It is largely confined to the development of agriculture and allied sectors with major focus on the restoration of ecological balance.
ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है इसको रिव्यू किया गया एक कमिटी के द्वारा, दैट इज नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। एंड इसके अकॉर्डिंग जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स थे जहाँ पर इस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया गया, वहाँ पर ज़्यादातर डेवलपमेंट हमें एग्रीकल्चर रिलेटेड देखने को मिलेगी। साथ ही जिसमें मेजर फोकस था कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो नेचुरल सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है हमारा, वो जो है रीस्टोर हो सके, वो बेहतर हो सके। ठीक है, बिकॉज सूखा पड़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बहुत ज़्यादा जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था, उस चीज़ में जो है चेंजेस आ रहे थे, सुधार आ रहे थे। ठीक है, growing population is pressurizing the society to utilize the marginal lands for agriculture, causing degradation। मार्जिनल लैंड एक ऐसी लैंड होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर को उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है ना, जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए उतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती है, उतनी ज़्यादा केपेबल नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द नेचुरल रीजंस। ठीक है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी जा रही है, इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है पॉपुलेशन का, जिसकी वजह से मार्जिनल लैंड्स का भी यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट होता क्या है, और भी ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसी वजह से क्या है, हमको एग्रीकल्चर के अलावा जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट ना हो, अल्टरनेटिव्स हम देख सकते हैं, हम इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर सकते हैं, है ना। हमारे पास में मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है जो कि हम रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्ट्रेटजीज इंक्लूड अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच एट माइक्रो लेवल। हम वाटरशेड डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं ताकि क्या हो, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो बेहतर हो सके। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच का मतलब क्या है, देखो ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया इनिशिएटिव है जहाँ पर मेजरली बात करी गई है कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम हार्म ना करें, उसको हम बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें। जैसे कि वी कैन रीस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन। इन चीज़ों को रीस्टोर करना, इन चीज़ों को बैलेंस आउट करना। तो ड्रॉट प्रोन एरिया से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं, उनमें मेन प्रायोरिटी, मेन कंसिडरेशन होनी चाहिए वाटर, सॉइल, प्लांट, ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन का इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1967 आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट्स एंटायर और पार्शली ऑफ द कंट्री प्रोन टू ड्रॉट। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है 67 डिस्ट्रिक्ट्स को अनाउंस किया, लिस्ट किया एज द डिस्ट्रिक्ट्स प्रोन टू ड्रॉट, यानी कि कंट्री में 67 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि ड्रॉट प्रोन है, जहाँ पर सूखा पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट ही होंगे, कंपल्शन है, या तो कोई डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली ड्रॉट प्रोन एरिया होगा या इट कुड बी पार्शली। ठीक है, तो 67 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डू रिमेंबर। नाउ स्पेसिफिकली कुछ रीजन्स की बात करी गई है जो कि आपको लर्न भी रखने हैं कि कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज में। ठीक है, द ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया स्प्रेड ओवर सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रयलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेट्यू एंड हाईलैंड्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन दीज रीजन्स। पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान का भी काफी सारा रीजन जो है ड्रॉट प्रोन था, लेकिन नाउ इट इज प्रोटेक्टेड। इसको प्रोटेक्ट किया गया है विद द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। इन रीजन्स में इरिगेशन की सुविधा हो गई है, इसलिए नाउ दीज आर लेस प्रोन टू ड्रॉट, या हम कह सकते हैं नाउ दीज आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसके बाद में वी हैव वन केस स्टडी जहाँ पर हमको बता रखा है अबाउट इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन। ठीक है, तो ये एक ट्राइबल एरिया है विच कंप्राइजेज ऑफ भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये एक नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है, कब से, सिंस 21 नवंबर 1975, एंड इसको इनहेबिट किया गया है ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है गड्डी, जो कि इस एरिया में रहती है, who have maintained a distinct identity in the Himalayan region as they practiced transhumance and conversed through Gadiali dialect। इस ट्राइबल कम्युनिटी ने जो है एक अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी बना रखी है इन हिमालयन रीजन एज दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस। ये ट्रांसह्यूमेंस को प्रैक्टिस करते हैं। एंड नाउ व्हाट इज ट्रांसह्यूमेंस? I would like from you guys to tell me in the comment section transhumance का मतलब क्या होता है, because we have studied in the previous chapters।
दैट वॉज प्राइमरी एक्टिविटीज़, है ना। तो ट्रांसह्यूमेंस क्या है, यू ऑल आर अवेयर एंड लेट मी ऑल्सो नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा लिखा हुआ है कन्वर्स्ड थ्रू गडियाली डायलेक्ट, जिसका मतलब ये होता है कि इन लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जिस तरह से ये लोग बातचीत करते हैं, सो वो करते हैं बाय अ गडियाली डायलेक्ट, जो बेसिकली एक गड्डी ट्राइब की लैंग्वेज है, ठीक है। दिस रीजन हैज हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, लो रिसोर्स बेस एंड फ्रेजाइल एनवायरमेंट। सो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श हैं, ठीक है, रिसोर्स बेस ज़्यादा है नहीं, एंड फ्रेजाइल एनवायरमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर अक्सर ही जो है डैमेज वगैरह होता रहता है। बेसिकली इट इज़ वेरी मच प्रोन टू डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो टोटल पॉपुलेशन थी इस सब डिविजन की, दैट वॉज 39,113। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इकोनॉमिकली और सोशली हर तरीके से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। द इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सच एज शीप एंड गोट रियरिंग। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पर जो है इंगेज्ड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एंड इन शीप एंड गोट रियरिंग, बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं। Process of development of tribal areas of Bharmor started in 1970s when Gaddis were included among scheduled tribes. Under 5th five-year plan, the tribal subplan was introduced in 1974 and Bharmor was designated as one of the 5 integrated tribal development projects इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए गए थे, जिसमें से एक था भरमौर रीजन। ओके, the plan was aimed at improving the quality of life of the Gaddis and narrowing the gap in the level of development between Bharmor and other areas of हिमाचल प्रदेश। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर जो मेन एम था वो ये था कि पहले तो गडीज़ की जो लाइफ है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, एंड सेकेंडली जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जो डेवलप्ड रीजन्स हैं हिमाचल प्रदेश के एंड ये वाला जो रीजन है, इन दोनों में जो गैप है इकोनॉमिकली या सोशली, उसको जो है कम किया जा सके, नैरो किया जा सके, ठीक है। प्लान लेड हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ और सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। इस प्रोग्राम के द्वारा लाया गया जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पोर्टेबल वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। Social benefits derived from ITDP include increasing literacy rate, improvement in sex ratio and decline in child marriage. एंड साथ ही जो चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट था वो भी घटा, वो भी डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा फीमेल लिटरेसी रेट इन द रीजन इंक्रीज फ्रॉम 1.88% इन 1971 टू 65% इन 2011। तो वी कैन सी कितना ज़्यादा मेजर चेंज आया, जहाँ पर 1.88% गर्ल्स ही लिटरेट थी इन 1971, अब वहाँ पर 65% गर्ल्स लिटरेट हैं इन 2011, है ना। सो इट मेड अ ह्यूज चेंज स्पेशली इन द गर्ल लिटरेसी रेट, है ना, फीमेल लिटरेसी रेट। तो जेंडर इक्वालिटी भी कम हुआ, डिक्लाइन किया। ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades ऑफ 20th century, कल्टिवेशन ऑफ pulses and other cash crops has increased, but crop cultivation is still done with traditional technology. कल्टिवेशन इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्रॉप का कल्टिवेशन अभी भी जो है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है। सो जो पेस्टोरलिज्म की प्रैक्टिस थी वो धीरे धीरे करके जो है डिक्लाइन भी हुई, जैसा कि वी गेट टू नो ओनली अबाउट 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होल्ड प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस। 1/10 पॉपुलेशन ही जो है ट्रांसह्यूमेंस को प्रैक्टिस करती है, जिससे ये पता चलता है कि जो पेस्टोरलिज्म है उसकी इंपॉर्टेंस भी घट रही है, डिक्लाइन कर रही है। The tribe is still very mobile as a sizable section of them migrate to Kangra and surrounding areas during winter to earn their living from wage labor. तो ऐसा नहीं है कि ये कम्युनिटी अब एकदम ही स्टेबल हो गई है, इट इज़ स्टिल वेरी मोबाइल, अभी भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है अ फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी, कई सारे लोग जो है वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं कंगरा रीजन में एंड सराउंडिंग एरियाज़ में विंटर्स के टाइम पे, ठीक है, ताकि वहाँ से वो एज अ लेबरर वर्क करके अर्न कर सके, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ भरमौर रीजन, ठीक है। ये केस स्टडी हमको बता रखी है। जाना नहीं